नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2012 में आयोजित तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लेवल प्रथम का पेपर हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल पूछा गया था कि राज्य विधानसभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर कौन देता है। तो राज्य विधानसभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री देता है। दूसरा सवाल, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई। तो राज्य की पहली औद्योगिक नीति 1978 में अपनाई गई। तीसरा सवाल, कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है। तो कपिल धारा तीर्थ बारां जिले में स्थित है। अगला सवाल, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड है। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था SU-50 स्टेल्थ युद्धक विमान का विकास किन दो देशों के बीच किया जा रहा है। तो ये भारत और रूस के मध्य किया गया। भारत और रूस के द्वारा ये युद्धक विमान का विकास किया गया। अगला सवाल, राजस्थान की कितनी भूमि पर वन क्षेत्र है। तो उस समय राजस्थान में 9.56% भूमि पर वन क्षेत्र है। अगला सवाल, राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को कितने विभाग पंचायती राज को दिए गए। तो राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को 5 विभाग पंचायती राज को दिए गए। पहला था कृषि, दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तीसरा प्रारंभिक शिक्षा, चौथा महिला एवं बाल विकास और पांचवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये 5 विभाग है जो 2 अक्टूबर 2010 को राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज को दिए गए। अगला सवाल, राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अगला सवाल, वर्ष 2009 का जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2009 का जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया। अगला सवाल, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल का कथन है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अगला सवाल, महिंद्रा समूह द्वारा राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित किया जाने वाला है। तो ये जयपुर जिले में स्थापित किया गया। अगला सवाल, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। अगला सवाल, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो तारकसी के जेवर के लिए नाथद्वारा शहर है वो प्रसिद्ध है। अगला सवाल, राज्य के किस शहर को आज के दौर का नालंदा कहा जाता है। तो कोटा को आज के दौर का नालंदा कहा जाता है। अगला सवाल, लीबिया से तेल खनन क्षेत्र प्राप्त करने हेतु लीबिया से किसने समझौता किया। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने यह समझौता किया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष 2011 योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन लाभान्वित नहीं होंगे। तो इस योजना के अंतर्गत जो सीमांत कृषक है वो लाभान्वित नहीं होंगे। अगला सवाल जो इस परीक्षा में पूछा गया वो था, दुग्ध विज्ञान डेयरी महाविद्यालय स्थित है। तो दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल, जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण कब पूरा होने की संभावना है। तो जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण है वो 2013 में पूर्ण हुआ। अगला सवाल, सस्याय माता किस कुल की देवी मानी जाती है। तो सस्याय माता ओसवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। सस्याय माता
ओसवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। अगला सवाल, अंत्योदय योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो अंत्योदय योजना थी वो भैरव सिंह शेखावत द्वारा लागू की गई थी। अगला सवाल, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सौर ऊर्जा है वो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक सहायक सिद्ध होगा। अगला सवाल, किस मुख्यमंत्री का निधन पद पर रहते हुए हुआ? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का निधन पद पर रहते हुए हुआ था? तो वो मुख्यमंत्री थे बरकतुल्लाह खां, जिनका निधन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हुआ। तो सही उत्तर होगा बरकतुल्लाह खां। अगला सवाल, राज्य की प्रथम मुख्य सचिव थी, प्रथम मुख्य महिला सचिव। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो थी श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी 27 फरवरी 2009 को। तो राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशल सिंह, जो 27 फरवरी 2009 को राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी। वर्तमान में राज्य की मुख्य सचिव है उषा सिंह। ये दूसरी महिला है जो मुख्य सचिव बनी है। तो वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा सिंह। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्ण। के राधाकृष्ण राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशल सिंह, और वर्तमान में यानी आज की तारीख में राजस्थान की मुख्य सचिव है वह उषा सिंह। ये दूसरी महिला है जो इस पद को सुशोभित कर रही है। अगला सवाल जो इस परीक्षा में पूछा गया था वो था राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सुरू है वो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। अगला सवाल, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। अगला सवाल, राज्य में रिलायंस कंपनी ने सूरज से बिजली बनाने का काम कहाँ शुरू किया है? तो राज्य में रिलायंस कंपनी ने सूरज से बिजली बनाने का काम जैसलमेर में शुरू किया है। अगला सवाल जो इस परीक्षा में पूछा गया था वो था भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में संशोधन की जरूरत है? तो अनुच्छेद 23 में संशोधन की जरूरत है। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में संशोधन की जरूरत है। तो अपना सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जावर, रामपुरा, आगुसा, दरीबा और खेतड़ी, इनमें से जिंक उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो खेतड़ी है वो जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है। खेतड़ी तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला सवाल, स्वतंत्रता पूर्व प्रसिद्ध बेंगू आंदोलन कब हुआ? तो स्वतंत्रता पूर्व प्रसिद्ध बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग निम्न में से किस शासक का काल कहलाता है? तो सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग विग्रहराज चतुर्थ के काल को माना जाता है। तो सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल, किस शहर को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पोलो मोलो नाम दिया? तो राजस्थान के किस शहर को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पोलो मोलो नाम दिया? तो राजस्थान के भीनमाल को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पोलो मोलो नाम दिया था। अगला सवाल, मारवाड़ के किस शासक ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अगला सवाल, शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी थी। तो शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी थी वो थी आगरा। शाहजहां की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला सवाल,
राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में हुई। अगला सवाल, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख सावड़ा वंश से संबंधित है। बसंतगढ़ का शिलालेख सावड़ा वंश से संबंधित है। अगला सवाल, बप्पा रावल का देहांत हुआ था, यानी बप्पा रावल का देहांत किस स्थान पर हुआ था? तो बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ था। अगला सवाल, राजा मान सिंह को फरजंद व राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई? तो मान सिंह को फरजंद व राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। अगला सवाल, नाडोल सभ्यता केंद्र किस जिले में स्थित है? तो नाडोल सभ्यता केंद्र पाली जिले में स्थित है। नाडोल पाली जिले में स्थित है। अगला सवाल, धर्मत का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह एवं औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध 15 अप्रैल 1658 को जसवंत सिंह एवं औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। 2001 से 2011 के दशक के दौरान किस जिले की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो श्रीनगर गंगानगर जिले की जो जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर वो न्यूनतम थी, ये थी 10%। तो सही उत्तर होगा श्री गंगानगर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। अगला सवाल, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है, जो बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये बीकानेर जिले में स्थित है, गजनेर वन्य अभ्यारण्य बीकानेर। अगला सवाल, राजस्थान में गेहूं की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है? तो राज्य में गेहूं की सर्वाधिक पैदावार श्री गंगानगर जिले में होती है। अगला सवाल, उस नदी का नाम बताइए जिसका जल अरब सागर में प्रवाहित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संबल, बनास, पार्वती, माही। इनमें से आपको बताना है कि किस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है। तो सही उत्तर होगा माही। माही नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है। अगला सवाल, शहर जहां प्रथम मेट्रो रेल परियोजना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो सही उत्तर होगा जयपुर। अगला सवाल, वह अभ्यारण्य जहां संबल, काली सिंध, आहू व अमजर नदियां प्रवाहित होती है। ये चारों नदियां किस अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? तो ये अभ्यारण्य है दर्रा। दर्रा अभ्यारण्य में संबल, काली सिंध, आहू और अमजर चारों नदियां प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर है दर्रा। अगला सवाल, बीकानेरी, जैसलमेरी, बाड़मेरी व पुगल की किस्में हैं? ये भेड़ की किस्में हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, बाड़मेरी व पुगल भेड़ की किस्में हैं। अगला सवाल, सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है। तो सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, नाथद्वारा शैली के सुप्रसिद्ध चित्रों का विषय है। तो नाथद्वारा शैली के सुप्रसिद्ध चित्रों का जो विषय रहा है वो है श्रीनाथ जी के शस्त्रों स्वरूप। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीनाथ जी के शस्त्रों स्वरूप। अगला सवाल, विष्णुई समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी किसका अवतार माना जाता है? तो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विष्णु। अगला सवाल, संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए मकराना, जयपुर व अलवर स्थान प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, मकराना, जयपुर, अलवर, ये सही होगा। अगला सवाल, जडूला को किस नाम से जाना जाता है? तो जडूला को मुंडन नाम से भी जाना जाता है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंडन। अगला सवाल, इनमें से साथी की शोभा बढ़ाने वाला अनूठा गहना कौन सा है?
तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मटरमाला, हथफूल, सूड़ा व कड़ा, इनमें से साथी की शोभा बढ़ाने वाला गहना है मटरमाला। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गवरी, घूमर, गैर व बागरिया। तो इनमें से भीलों से संबंधित जो नृत्य नहीं है वो है बागरिया। ये बागरिया नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। तो बाकी तीनों नृत्य गौरी, घूमर और गैर भीलों से संबंधित है, लेकिन बागरिया जो नृत्य है वो कालबेलिया जाति से संबंधित है। अगला सवाल, निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। तो सही उत्तर होगा सलेमाबाद, जहां पर निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अगला सवाल, कृपाल सिंह किस काम के लिए जाने जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पोल्ट्री, लाख, फर्नीचर और पत्थर। इनमें से कृपाल सिंह का संबंध पोल्ट्री से है। कृपाल सिंह जयपुर जिले के रहने वाले थे और ये पोल्ट्री के लिए जाने जाते थे। अगला सवाल, गैर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर कितने दिन चलता है? तो गैर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन चलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15। अगला सवाल, जसवंत जसोभूषण के लेखक कौन हैं? तो जसवंत जसोभूषण के लेखक है मुरारीदान। ये 60 सवाल सामान्य ज्ञान से संबंधित इस भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। अगला सवाल, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा निर्धारक सामाजिक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, उम्र, शारीरिक गठन। तो इनमें से सामाजिक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाने वाला है निर्धारक तत्व है ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला सवाल, बाल अध्ययन मूवमेंट के पिता है? तो बाल अध्ययन मूवमेंट के पिता है जी स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन मूवमेंट का पिता कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा जी स्टैनले हॉल। अगला सवाल, सीसीई में सतत शब्द में समाहित करता है। सीसीई में सतत शब्द है वो किसको समाहित करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति। यूनिट परीक्षण की आवृत्ति। अगला सवाल, किसने उस बालक को मंद बुद्धि कहा जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है? अगला सवाल जो इस परीक्षा में पूछा गया था वो था कि किसने उस बालक को मंद बुद्धि कहा जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है। इस प्रश्न में बोर्ड द्वारा बोनस अंक प्रदान किया गया था, यानी इस सवाल को डिलीट कर दिया गया और सभी को बोनस दिया गया। लेकिन मेरे अनुसार इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है क्रो एंड क्रो। लेकिन बोर्ड ने 2012 में इस सवाल में बोनस दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? चार ऑप्शन है, निर्धारण मापनी, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, अनियंत्रित अवलोकन विधि, आत्मकथा। तो सही उत्तर है वो है निर्धारण मापनी। ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, निर्धारण मापनी। अगला सवाल, फिल्म स्ट्रिप सहायक सामग्री है? तो फिल्म स्ट्रिप है वो प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। इसे प्रक्षेपित श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फिल्म स्ट्रिप है वो प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। अगला सवाल, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। अगला सवाल, उल्लंघन शब्द में उपसर्ग है? तो उल्लंघन में उत उपसर्ग है। उल्लंघन में उत
उपसर्ग है। अगला सवाल, ग्रंथ रत्न का समास विग्रह है। ग्रंथ रत्न शब्द का समास विग्रह होगा ग्रंथ रूपी रतन। ग्रंथ रूपी रतन, ग्रंथ रतन का समास विग्रह है। अगला सवाल, नदी का पर्यायवाची है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरिता, सरोवर, ताल, सलील, तो नदी का पर्यायवाची है वो है सरिता। अगला सवाल, बूढ़ा रात भर खांसता रहा वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द है वो बूढ़ा है, तो बूढ़ा शब्द है वो संज्ञा है, तो सही उत्तर होगा संज्ञा। बूढ़ा रात भर खांसता रहा, इसमें रेखांकित शब्द बूढ़ा है और बूढ़ा संज्ञा है। अगला सवाल है, यदि क्रम चिन्ह रहित एवं कर्ता चिन्ह युक्त हो तो क्रिया किसके अनुसार रहेगी। यदि क्रम चिन्ह रहित व कर्ता चिन्ह युक्त हो तो क्रिया किसके अनुसार रहेगी, तो क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूखा, हस्त, अग्नि, ज्येष्ठ, इनमें से तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन ए रूखा। अगले जो 7 सवाल है वो अंग्रेजी विषय से संबंधित है। 75वां सवाल जो इस परीक्षा में पूछा गया था वो था, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड एट द एंड। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, ब्रिंग, सैंग, सून, लॉन्ग, इनमें से अपन को अंडरलाइन जो वर्ड किए गए थे उनमें से डिफरेंट साउंड का पता लगाना था। तो ऑप्शन ए ब्रिंग, बी में सैंग, सी में सून, डी में लॉन्ग, तो डिफरेंट साउंड है वो ऑप्शन सी सून। अगला सवाल, ही सेड हैप्पी दिवाली सेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। वाक्य था ही सेड हैप्पी दिवाली, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ऑप्शन डी, ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। अगला सवाल है, चूज द डिफरेंट साउंड। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से अपन को डिफरेंट साउंड का पता लगाना था। 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए वेट, बी वाटर, सी वॉट, डी रिस्ट, तो डिफरेंट साउंड है वो है ऑप्शन डी रिस्ट, तो अपना ऑप्शन होगा डी सही, जिसमें डिफरेंट साउंड है। अगला सवाल है, डाउटफुल और रिमोट पॉसिबिलिटी। डाउटफुल और रिमोट पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस्ड बाय, तो डाउटफुल और रिमोट पॉसिबिलिटी को मे द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो सही ऑप्शन होगा मे, ऑप्शन ए मे। 79वां सवाल, पॉइंट आउट द ऑप्शन इन विच द मिडल साउंड इज डिफरेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उन शब्द को छांटना है जिसकी मध्य ध्वनि यानी मिडल साउंड है वो डिफरेंट है या अलग है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पूक, स्पूल, स्पून, स्पॉइल, तो जो डिफरेंट साउंड आ रही है वो है ऑप्शन डी स्पॉइल। अगला सवाल, चूज द डिफरेंट साउंड। नाइट, नेट, गैन, बैंग, तो जो अंडरलाइन वर्ड में डिफरेंट साउंड आ रही है वो आ रही है ऑप्शन डी में बैंग, तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैंग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ब्रिंग्स आउट द मीनिंग सिमिलर टू दैट ऑफ वेराइटी। कौन सा जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से वेराइटी का सिमिलर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो सिमिलर है। यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज एन इंडियन कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले जो 7 सवाल इस परीक्षा में पूछे गए थे वो गणित विषय से संबंधित थे।
अगला सवाल है, एक त्रिअंकीय संख्या में इकाई के स्थान का अंक दाई के अंक का तिगुना है, यानी जो इकाई के स्थान पर अंक है वो दाई के अंक का तिगुना है, और सैकड़े का अंक दाई के अंक का 2/3 है। तो संख्या के तीनों अंकों का योग 14 है। तो त्रिअंकीय संख्या क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अपन को वह संख्या पता लगानी है जिसके तीनों अंकों का योग 14 है, साथ ही इकाई का अंक है वो दाई के अंक का तिगुना होना चाहिए, और सैकड़े का अंक दाई के अंक का 2/3 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इकाई का अंक 9 है जो दाई का तिगुना है। दाई अंक 3 है, 3 का तिगुना 9 होता है, तो इकाई का अंक दाई का तिगुना होना चाहिए। तो दाई अंक 3 है तो इकाई अंक 9 है, तो इकाई का अंक है वो दाई का तिगुना है, और सैकड़ा का अंक दाई का 2/3, तो सैकड़ा अंक 2 है जो दाई का 2/3 है। और अब तीनों अंकों को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 9 14। तो जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 239। ये वह संख्या है जिसके तीनों अंकों का योग 14 है, इकाई का अंक दाई का तिगुना है, और सैकड़े का अंक है वो दाई का 2/3 है। अगला सवाल, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 को 60 डिग्री tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के लिए अपने को त्रिकोणमिति की सारणी याद होनी चाहिए। यदि आपको त्रिकोणमिति की सारणी याद है तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति की सारणी याद नहीं हो रही है तो इसका सरल तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको वो सरल तरीका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सवाल पर ध्यान देते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। को 60 का मान होता है 1/2। वह tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो अब इस आधार पर अपन सवाल हल करते हैं। 4 साइन 30 डिग्री, तो 4 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 4 गुणा 1/2। दोनों के पदों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो इन पदों के बीच में भी कभी गुणा होगा, गुणा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर है 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करना है अपन को, प्लस 3 को 60 डिग्री। तो को 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 3 गुणा 1/2। दोनों पदों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो इनमें भी गुणा करना है। तो tan 45 का मान होता है 1, तो गुणा 1। अब हल कर देते हैं। 4 2 से 2 बार कट गए तो 2, 2 एकम 2, तो 2 गुणा √3/2 गुणा √3/2 करेंगे। √3 को √3 से गुणा करेगा आ जाएगा 3, और 2 को 2 से गुणा करेगा आ जाएगा 4। तो 2 गुणा 3/4 प्लस 3 गुणे 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 3/2, और 3/2 को 1 से गुणा करेगा अपना उत्तर आएगा 3/2। अब 2 को 4 को 2 से काटेंगे आ जाएगा 2। अपने पास बसा 3/2 प्लस 3/2। 3/2 और 3/2 को जोड़ते हैं तो अपना उत्तर आता है 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सापेक्ष अभाज्य है? जो 4 ऑप्शन या 4 युग्म दिए गए हैं इनमें से अपन को पता लगाना है कि कौन सा युग्म सापेक्ष अभाज्य है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए
कि सापेक्ष अभाज्य है। ये क्या होता है? सापेक्ष अभाज्य की परिभाषा है ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सापेक्ष अभाज्य संख्या कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सापेक्ष अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड समान नहीं होता है या उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो उन्हें सापेक्ष अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 16 और 62, इसमें एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे 2, 16 का भी गुणनखंड है तो 62 का भी गुणनखंड है, तो ये सापेक्ष अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, 18 और 25, तो 18 में और 25 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही है, इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 18 और 25। अगले ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में 21 और 35, इसमें एक के अलावा और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे 21 7 है वो 21 का भी गुणनखंड है, 35 का भी गुणनखंड है। 23 और 92 को देख लीजिए, इनके भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो एक है और एक 23 है, तो एक के अतिरिक्त और गुणनखंड है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुण, इसका मतलब ये सापेक्ष अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 व 25। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी जो 132 एवं 108 मीटर लंबी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत तथा समानांतर लाइन में चल रही है। एक ट्रेन की गति 32 किमी प्रति घंटा है, दूसरे की 40 किमी प्रति घंटा है। आपको बताना है कि ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान देखिएगा, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है और आपको बताना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों ट्रेनों को पार करने में जो दूरी तय करेंगे वे करेंगे दोनों ट्रेनों की दूरी के योग के बराबर। तो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उसका योग है वो होगा 240 मीटर। अब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की गति को जोड़ लेते हैं। 32 किमी और 40 किमी, 32 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा को जोड़ते हैं तो आ जाता है 72 किमी प्रति घंटा। यानी दोनों ट्रेनें जो 72 किमी प्रति घंटा से वो दूरी तय करेगी, तो 72 किमी में मीटर होते हैं वो होते हैं 72,000, तो वे एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? 7200 में 3600 का भाग दे देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 720 में 36 का भाग दिया था या 20 मीटर। यानी दोनों ट्रेनें एक सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। तो कुल दूरी कितनी है? 240 मीटर। तो वो दूरी पार करने में समय लगेगा 240 बट्टे 20, तो 240 में 20 का भाग गया 12 बार, तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा 12 सेकंड। दोनों ट्रेनें 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। अगला सवाल है, व्यंजक 4 की घात 61, 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 में भाग बराबर जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वह संख्या पता लगानी है जो व्यंजक 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 में बराबर भाग जाएगा, यानी पूरा भाग जाएगा। तो वो संख्या पता लगानी है। तो अब सबसे पहले 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64 में कॉमन ले लेते हैं। 4 की घात 61 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कॉमन लिया तो यहाँ पीछे बचेगा 1, यहाँ बचेगा पीछे 4 की घात 1, तीसरे में बचेगा 4 की घात 2, तीसरे में बचेगा 4 की घात 3। तो 4 की घात 61 1, 4 की घात 1 हो जाएगा 4 प्लस 4 की घात 2, यानी 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 4 की घात 3, 4 की घात 3 में 4 गुणा 4, 416, 16 के 64। तो 4 की घात 61, इनको जोड़ देते हैं 1 4 5 5 और 16 21, 21 और 64 85। जो बचा है वो होगा 4 की घात 61 गुणा 85। अब देखिए, तो अपने पास आया है 4 की घात 61 गुणा 85। अब देखिए 4 की घात 61 85 को तोड़ते हैं
तो 5 गुणा 17 लिख सकते हैं। अब अपने पास देखिए 17 एक आया, लेकिन ऑप्शन में 17 कहीं नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 4 की घात 61 को 4 की घात 60 लिख देते हैं, जिससे 4 और बचेगा 400 घात 60 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 17। तो 4 की घात 60 गुणा 4 को 5 से गुणा किया आया तो 20 गुणा 17। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अपने पास है 3, 10, 11 और 13। इनमें देखिए 10 वो संख्या है जिनका इसमें भाग जाता है, 20 में जा रहा है 10 का भाग, तो इसका मतलब इन बाकी संख्याओं में जब गुणा करेंगे तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 10। अगला सवाल है 1,28,352 बट्टे 2,32,368 का न्यूनतम रूप है। संख्या दी गई है 1,28,352 बट्टे 2,32,368। इनका अपन को सरलतम या न्यूनतम रूप लिखना है। तो ऐसी संख्या का न्यूनतम रूप लिखने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समाप्रत्यय। जब अपन इन दोनों संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय लेते हैं तो वो आता है 18,336। दोनों संख्याओं का एचसीएफ आएगा, वो आएगा 18,336। अब क्या करना है, 18,336 का इस संख्या में भी भाग देना है, इस संख्या में भी भाग देना है। तो 1,28,352 में जब अपना 18,336 का भाग देते हैं तो भाग जाता है 7 बार, और 2,32,368 में यदि अपन जब अपना 18,336 का भाग देंगे तो वो भाग जाएगा 13 बार। तो सही उत्तर होगा वो होगा 7/13। तो ऑप्शन सी 7/13 है, वो अपना सही उत्तर है। अगला सवाल है घड़ी में 4:20 पर मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच कौन होगा। यानी 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है अपन को ज्ञात करना है। तो घड़ी में कुल एक चक्कर लगाने में 1 मिनट की सुई सेकंड की सुई पूरा चक्कर लगा दी तो उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। और घंटे की सुई है वो 1 घंटे में, कुल घड़ी में 12 भाग होते हैं तो 360/12 यानी 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 4:20 पर, तो 4:20 पर जो मिनट वाली सुई होगी वो तो 4 पे होगी, लेकिन घंटे वाली सुई है वो 4:20 20 मिनट में कितनी आगे खिसक जाएगी। घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 20 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी। 20 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 20 20 20 3 टुकड़े होते हैं तो 30 में 3 का भाग 10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 4:20 पर जो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच जो कोण होगा वो होगा 10 डिग्री, क्योंकि घंटे में होता है 30 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना होगा 10 डिग्री। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 डिग्री। अगला सवाल है घूर्णन व परिभ्रमण दोनों का उदाहरण है। अब अगले सवाल जो 7 है वो विज्ञान से संबंधित है। घूर्णन व परिभ्रमण दोनों का उदाहरण है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन सी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तथा कक्षा में चक्कर लगाना, ये घूर्णन व परिभ्रमण दोनों का उदाहरण है। अगला सवाल HTTP को इंगित करता है। HTTP वो है वो ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इंगित करता है। HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से प्राकृतिक रबर का बहुलक है वो है ऑप्शन सी आइसोप्रीन।
आइसोप्रीन है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला सवाल है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं, तो किसी भी चुंबक के ध्रुव वो कहलाते हैं, वो है उत्तर दक्षिण। ऑप्शन सी, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं उत्तर दक्षिण। अगला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आवर्ती, आयाम, वेग, उपयुक्त सभी। बोर्ड द्वारा इस सवाल में बोनस दिया गया। इस सवाल को डिलीट करते हुए सभी विद्यार्थियों को बोनस दे दिया गया। अगला सवाल है, सभी सजीवों में होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिकाएं, हड्डी, फेफड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से वह पता लगाना है कि जो सभी सजीवों में पाया जाता है। तो कोशिकाएं सभी सजीवों में पाई जाती है, तो अपना जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, कोशिकाएं। कोशिकाएं सभी सजीवों में पाई जाती है। अगला सवाल है, जब षड चुंबक को 20 में से तोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया। सवाल को ध्यान से देखिएगा, रोलेट एक्ट को कब लागू किया। अब जो ही अपन प्रश्न देखते हैं, उत्तर लिख देते हैं 13 अप्रैल 1919, जबकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रोलेट एक्ट इससे पूर्व में लागू हुआ था। तो रोलेट एक्ट वो है, वो 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रोलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। तो कभी भी सवाल को हल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। तो रोलेट एक्ट वो लागू हुआ था 10 मार्च 1919 को। अगला सवाल है, किस लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। किस लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो वह चुनाव लोकसभा चुनाव था 2004। 2004 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सही उत्तर है 2004। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। इनमें से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है वो है गृह मंत्री। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को निश्चित अवधि में अधिक समय तक नहीं रोक सकती। निश्चित अवधि है, वो अवधि अपन को बतानी है कि उस अवधि से ज्यादा राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा है वो धन विधेयक को नहीं रोक सकती। यदि 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो वह विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। तो 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 14 दिन। अगला सवाल है, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको बताना है कि भाषा द्वारा क्या अभिव्यक्त किया जाते हैं। तो भाषा द्वारा विचार को अभिव्यक्त किए जाते हैं, विचारों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो सही उत्तर होगा विचार। अगला सवाल था, भाषण सिखाने की सबसे उत्तम पद्धति है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको पता लगाना है कि सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है। ए वर्तनी सुधार, बी लेख सुधार,
सी कार्यगति में समन्वय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वासन सिखाने के लिए जो उपयुक्त 3 पद्धतियाँ दी गई, ये तीनों पद्धतियाँ वासन सिखाने के लिए उत्तम नहीं है। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, भाषा कौशल को सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में सर्वप्रथम उच्चारण कौशल का विकास करना चाहिए। तो सही ऑप्शन है उच्चारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जो चित्र में ऊपर व नीचे कहीं लिखा रहता है वह देखो व कहो विधि, अनदेखी विधि, पहली विधि, चित्रात्मक विधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देखो और कहो विधि। अगला सवाल है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? जो 4 पद्धतियां दी गई है उनमें से छोटे बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है वो है ऑप्शन ए, किंडरगार्टन विधि। अगला सवाल, कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कथन है। कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कथन शैले का है। अगला सवाल है, रसानुभूति संबंधित है। तो रसानुभूति है वो है पद्य से संबंधित है, ऑप्शन ए पद्य। रसानुभूति वो है पद्य से संबंधित होती है। अगला सवाल है, डॉक्टर वेस्ट मेथड केम एज रिवोल्ट अगेंस्ट द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड केम एज रिवोल्ट अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। अगला सवाल है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट जूनियर लेवल इज, ऑप्शन बी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट जूनियर लेवल, ऑप्शन बी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगला सवाल, लिसनिंग एंड रीडिंग आर, लिसनिंग एंड रीडिंग आर रेसिपिटिव स्किल्स, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड लुक एंड से मेथड और सी और से मेथड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्ड मेथड। द वर्ड मेथड को लुक एंड से मेथड भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। इस सवाल के अंदर बोर्ड द्वारा बोनस दिया गया। अगला सवाल है, फोनेटिक एस्पेक्ट डील्स विद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अगला सवाल, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एर्गेज विद एग फोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर लर्निंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है? सवाल को ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यास्मरण करना। बाकी तीनों, उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना अवबोध के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रत्यास्मरण करना अवबोध प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको पता लगाना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता का गणितीकरण करना। अधिगमकर्ता का गणितीकरण करना। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सी विशेषता संश्लेषण विधि की नहीं है? तो ऑप्शन ए, इस विधि में ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ये विधि, ये जो विशेषता है वो संश्लेषण विधि की नहीं है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, ये संश्लेषण विधि की विशेषता नहीं है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, ये संश्लेषण विधि की विशेषता नहीं है। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जबकि ये यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना ये संश्लेषण विधि की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, आगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। आगमन विधि के उचित सोपानों को क्रम से अपन को जमाना है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर सत्यापन। ऑप्शन ए, ये आगमन विधि के सोपान का उचित क्रम है। उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर सत्यापन। अगला सवाल है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। तो इस सवाल के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बोनस दिया गया। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए, इसमें सवाल को डिलीट करते हुए बोनस दिया गया। अगला सवाल है, कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा आयत तथा वर्ग का अवबोध रखता है? किस विद्यार्थी को हम कह सकते हैं कि इसको आयत और वर्ग का अवबोध है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो दोनों की समानता व असमानता के बिंदुओं को बता सके। जो विद्यार्थी आयत व वर्ग की समानता और असमानता के बिंदु को बता सकता है, उस विद्यार्थी को हम कह सकते हैं इसे आयत व वर्ग का अवबोध है। तो अपना सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य में मुख्य अंतर है। उद्देश्य सामान्य होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार्यात्मक होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्देश्य सामान्य होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य वो विशिष्ट प्रकार्यात्मक होते हैं। अगला सवाल, प्रथम भारतीय गणितज्ञ जिन्हें FRS द्वारा सम्मानित किया गया, वह प्रथम गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ जिनको FRS द्वारा सम्मानित किया गया, तो वह गणितज्ञ था रामानुजम। रामानुजम प्रथम भारतीय गणितज्ञ था जिन्हें FRS द्वारा सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, प्रश्न पत्र वैधता से अभिप्राय है। प्रश्न पत्र वैधता से अभिप्राय है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र जिस विषय व कक्षा के लिए बनाया हो उसी स्तर का हो। प्रश्न पत्र वैधता से अभिप्राय है, प्रश्न पत्र जिस विषय व कक्षा के लिए बनाया गया हो उसी स्तर का हो। अगला सवाल, व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि सरल, संक्षिप्त व तीव्र गति से चलने वाली विधि है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि सरल, संक्षिप्त व तीव्र गति से चलने वाली विधि है। अगला सवाल, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह कहलाती है। तो वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही ऑप्शन होगा उत्तर ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ। अगला सवाल है, आशुरचित उपकरण होते हैं। आशुरचित उपकरण बनाने में आसान, सस्ते, समझने में सरल, उपयुक्त सभी। तो अपना सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आशुरचित उपकरण है वो बनाने में आसान, सस्ते व समझने में सरल होते हैं। अगला सवाल, वैज्ञानिक रुचियों से युक्त विद्यार्थियों की पहचान का आधार है। परीक्षण के आधार पर, विद्यार्थी व्यवहारतः स्वरचित प्रश्नों के एवं उत्तरों के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, विज्ञान अध्ययन या शोध का मुख्य आधार होता है। तो इसका मुख्य आधार होता है वो होता है ऑप्शन सी,
प्रयोग द्वारा सत्य को मानना। प्रयोग द्वारा सत्य को मानना विज्ञान में अध्ययन या शोध का मुख्य आधार होता है। किसी भी चीज को प्रयोग द्वारा सत्य को मानना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके उस सत्य को मानना। अगला सवाल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की विशेषताएं होती है कार्यकरण संबंध खोजना, प्रत्यक्ष प्रमाण आधारित तथ्यों की जांच करना, प्राकृतिक रहस्यों के प्रति कौतूहल रखना, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जो उपरोक्त तो तीनों विशेषताएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो अपना सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, ई.जे. सिम्पसन ने निम्नलिखित को क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं बताया है। ई.जे. सिम्पसन ने किसको क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं बताया है? प्रत्यक्षीकरण व व्यवस्था को बताया है, निर्देशात्मक अनुक्रिया व कार्यप्रणाली को भी बताया है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया को भी बताया है, स्वाभाविकरण को क्रियात्मक पक्ष का स्तर ई.जे. सिम्पसन ने नहीं बताया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वाभाविकरण, जिसे ई.जे. सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं बताया है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है भौतिक पर्यावरण को, अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को, उपयुक्त सभी को। तो सामाजिक अध्ययन में इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है, तो अपना सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी को। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? जो पाठ्यक्रम में शामिल 4H है वो है हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑनेस्ट है, वो 4H में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑनेस्ट, जो 4H में शामिल नहीं है। 4H में शामिल होते हैं हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ। अगला सवाल है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतर के शिक्षण में कौन सी प्राप्य उद्देश्य निहित है? जैन धर्म व बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के अंतर के शिक्षण में कौन सा प्राप्य उद्देश्य निहित है? तो अंतर के अंतर्गत आता है अवबोध प्राप्य उद्देश्य। किन्हीं चीज़ों का अंतर ज्ञात करना प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राप्य उद्देश्य में अवबोध। अगला सवाल है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह विधि है? तो वह विधि है नाटकीयकरण विधि। नाटकीयकरण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला सवाल है, अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उदाहरणों तथा गृह कार्य देने के लिए। इन तीनों के लिए अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है, तो अपना उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मानवीय संस्थाओं का संबंध है ग्राम पंचायत से, विवाह से, रीति रिवाज से, संस्कृति एवं सभ्यता से। इस सवाल के अंदर बोर्ड द्वारा बोनस दिया गया, इस सवाल को डिलीट कर दिया गया। अगला सवाल है, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्यों से, सीखने के अनुभव से, संचित अभिलेख एवं सामयिक जांच से, उपयुक्त सभी से। तो डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया है वो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित है। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित है।